नमस्कार, न्यूज वन इंडिया में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं धर्मराज सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक नया पॉलिटिकल प्रयोग किया है और यह शुद्ध पॉलिटिकल प्रयोग है। पूरा फोकस नमो ऐप पर है। मोबाइल फोन पर नमो ऐप को डाउनलोड करने वालों की संख्या 1 करोड़ है और इस वक्त नमो ऐप पर एक सर्वे हो रहा है। कुछ सवाल पूछे जा रहे हैं। सवाल चुनाव से संबंधित है। मोदी की पॉपुलैरिटी कोरोना, राम मंदिर और धारा 370 से जुड़े हैं। आइडिया यह है कि पब्लिक के मन में क्या चल रहा है, यह सत्ता के शीर्ष को पता होना चाहिए। सर्वे में पूछे गए सवालों का सीधा ताल्लुक चुनाव से है। उत्तर प्रदेश और 4 अन्य राज्यों में कुछ महीने के बाद होने वाले महत्वपूर्ण चुनाव से पहले आए इस सर्वेक्षण में लोगों से यह भी पूछा गया है कि उनके निर्वाचन क्षेत्र में विपक्षी एकता का प्रभाव पड़ेगा। शेयर योर ओपिनियन शीर्षक वाले इस सर्वे में यह भी पूछा गया है कि मतदान करते वक्त लोगों के लिए सबसे बड़ा कारक क्या है। देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नेतृत्व, राज्य स्तर के मुद्दे या स्थानीय मुद्दे। इस तरह के सवालों से संकेत मिलता है कि उम्मीदवारों के चयन में सर्वेक्षण की एक भूमिका निभा सकता है। और ये वो सवाल हैं जो नमो ऐप में पूछे गए हैं और उसमें बाकायदा अलग अलग शीर्षक के जरिए सवालों की फहरिस्त है और ये एक तरीके का सर्वे है। अपने राज्य में बीजेपी के 3 सबसे लोकप्रिय नेताओं के नाम बताएं, पहली, दूसरी, तीसरी। इससे एक पैमान हो जाएगा कि राज्य में सबसे लोकप्रिय नेता कौन है। तो चलिए, एक नया प्रयोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जरिए नमो ऐप के मार्फत किया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी जब किसी भी चुनाव में जाती है तो अलग अलग फैक्टर होते हैं, अलग अलग तरीके से वो सर्वे करती है। उसमें संघ होता है, भारतीय जनता पार्टी कई प्राइवेट प्लेयर्स की भी इसमें मदद लेती है। लेकिन अब नमो ऐप के जरिए सीधे सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई सवालों के जवाब जानना चाहेंगे और ये तय करेगा आने वाले वक्त में कि चुनाव में टिकट किसको मिलना है, किसको नहीं मिलना है, क्योंकि सीधे सीधे आम आदमी अपनी पसंद इस ऐप के जरिए प्रधानमंत्री को बताएगा। इस वक्त मेरे साथ ब्रजेश श्रीवास्तव जुड़ रहे हैं दिल्ली से और एसके वाजपेयी लखनऊ से मेरे साथ जुड़ चुके हैं। पहला सवाल ब्रजेश आपसे ही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमेशा कुछ ना कुछ नया प्रयोग करते हैं। 15 अगस्त के दिन उनके संबोधन में कौन कौन से इश्यूज होने चाहिए, बजट में लोग क्या चाहते हैं, इसको लेकर सवाल पूछे गए। लेकिन अब जिस तरीके से सवाल पूछे जाते हैं, बीच की तमाम कड़ियों को प्रधानमंत्री मोदी ने काट दिया है। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि हर एक राजनीतिक दल जब भी चुनाव मैदान में जाता है तो उससे पहले वो एक फीडबैक लेता है। हर एक क्षेत्र में इंटरनल सर्वे कराए जाते हैं पार्टी के। इंटरनल सर्वे कराने के बाद कौन सा प्रत्याशी मुफीद होगा, ये इसी लिहाज से टिकटों का बंटवारा होता है। लेकिन जो सबसे बड़ी बात यह है कि पार्टी का इंटरनल सर्वे अलग होता है, लेकिन ओपन फोरम पर सर्वे बिल्कुल अलग होता है। और सबसे बड़ी बात यह कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक नायाब पहल की है। सबसे पब्लिक की नब्ज जानने के लिए उन्होंने ओपन फोरम में यानी कि नमो ऐप के जरिए फीडबैक लेना शुरू किया है। साफ तौर पर अलग अलग इलाके में आपके प्रतिनिधियों की जो है स्थिति क्या है, जो वर्तमान विधायक हैं, वर्तमान जो है जो जनप्रतिनिधि हैं, उनकी स्थिति क्या है, कौन बेहतर दावेदार हो सकते हैं, प्रदेश में सबसे लोकप्रिय चेहरे कौन हैं। आपके सबसे बड़ी बात, सबसे अहम देखिए इसमें पॉइंट ये है कि आखिर आप जब वोट करते हैं तो किन मुद्दों के आधार पर वोट करते हैं, क्योंकि जहां प्रदेशों में जातीय सियासत अपने स्वभाव पर है, तब भला लोगों के जहन में क्या होता है, विकास कोई एजेंडा होता है, जातीय समीकरण वो एजेंडे होते हैं। तो वो तमाम नब्ज, जनता की नब्ज को टटोलने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नमो ऐप का सहारा लिया है और उसके जरिए वो जनता का फीडबैक लेंगे और फीडबैक लेने के बाद नए सिरे से अपनी स्ट्रेटजी को तैयार करेंगे और प्रत्याशियों के चयन से लेकर के जनहित के मुद्दे किस स्ट्रेटजी के साथ पार्टी को आगे बढ़ना है उसको तय किया जाएगा। तो ये अपने आप में एक बेहद अहम चीज है और सियासत में ये होना चाहिए। आप जनता की नुमाइंदगी करते हो और अगर जनता की ही नब्ज आप नहीं जानते, जनता चाहती क्या है,
किसको जो है वो अपना जनप्रतिनिधि बनाना चाहती है, किन मुद्दों के साथ चुनाव मैदान में जाना चाहती है। तो अगर आप ये नहीं जानते तो फिर आप राजनीतिक दल के तौर पर आप अपने आप को बहुत लंबे समय तक स्थापित नहीं कर सकते। तो यही वजह है कि अब एक तरह से खुद का रिव्यू, सेल्फ रिव्यू करने की कोशिश की जा रही है नमो ऐप के जरिए कि जनता आपके कार्यकाल को लेकर क्या सोचती है, आपकी योजनाओं को लेकर के क्या सोचती है, क्या आपकी खामी है और क्या आपकी खूबी है। ये सब जानने का जो तरीका वो नमो ऐप के जरिए प्रधानमंत्री ने इसकी नया पहल निकाली है। ठीक है, एस के वाजपेयी मेरे साथ लखनऊ से जुड़े हैं। एस के, जिस तरीके से प्रधानमंत्री की ये पहल है, जैसा ब्रजेश में बता रहे थे कि ओपन फोरम पे लोगों की प्रतिक्रिया प्रधानमंत्री लेंगे, हम उम्मीद कर सकते हैं कि जो टिकट के बंटवारे होंगे, जो टिकट आवंटित पार्टी की तरफ से किया जाएगा, उसमें एक आधार, एक फैक्टर नमो ऐप का सर्वे भी हो सकता है। आप बिल्कुल, अगर हम देखें तो 2022 को लेकर बीजेपी पूरी तरीके से एक्टिव मूड में चल रही है और लगातार हर वो संभव कोशिश की जा रही है जिससे लोगों की नाराजगी दूर की जा सके। जो उनके खुद के मुद्दे हैं, जो लोग चाहते हैं, जिन चीजों को लेकर कहीं ना कहीं विपक्ष भी सरकार को घेरने की कोशिश कर रहा है, उसमें आम लोगों की राय क्या है इसको भी पता करने की कोशिश है। तो कहीं ना कहीं इन सारे विषयों को लेकर नमो ऐप के माध्यम से प्रधानमंत्री मोदी ने वो चीजें जानने की कोशिश की है कि अगर हम चाहे उत्तर प्रदेश की बात करें, चूंकि 5 राज्यों में चुनाव होने, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, पंजाब हो, उत्तराखंड हो, मणिपुर हो, या जिन भी राज्यों में चुनाव होने हैं, कहीं ना कहीं वहां के लोग क्या चाहते हैं, उनके अपने मुद्दे क्या हैं, उनकी अपनी परेशानियां क्या हैं, किन चीजों का वो बदलाव चाहते हैं। बदलाव चाहे वो नेताओं को लेकर हो, नीतियों को लेकर हो, या किसी विशेष चीजों को लेकर हो, उन पर उनकी राय क्या है, कहीं ना कहीं ये जानने की कोशिश की। और जिस तरीके के सवाल पीएम मोदी ने नमो ऐप के जरिए से पूछे हैं, कहीं ना कहीं उसमें यह भी पता चलेगा कि आखिर लोगों के बीच में उस प्रदेश में लोकप्रिय भारतीय जनता पार्टी का नेता कौन है, किसको भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ाए, किसके बल पर बीजेपी आगे काम करे, कहीं ना कहीं किस पर 2022 में दांव लगाया जाए। बहुत सारे विषय होंगे जिस पर कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ने अपनी एक राय जानने की कोशिश की है, ताकि उस हिसाब से प्रत्याशियों का चयन हो। अगर कोई भी ऐसा विधायक है जिसको टिकट मिला था और उसने अपने क्षेत्र में काम नहीं किया है, तो ऐसी स्थिति में लोगों का जब फीडबैक आएगा तो कहीं ना कहीं उस क्षेत्र का टिकट तय करने में भी भारतीय जनता पार्टी को आसानी होगी। साथ ही साथ लोगों का मूड क्या है, वो चाहते क्या है, आखिर किन चीजों को लेकर ज्यादा गुस्सा है लोगों के बीच में, उस चीज को दूर किया जाए। क्योंकि अभी लगभग इतना समय है कि भारतीय जनता पार्टी उन चीजों को बेहतर कर सकती है, क्योंकि इन राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। अगर हम पंजाब को छोड़ दें तो उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड में कहीं ना कहीं बीजेपी की सरकार है और बीजेपी कोशिश करेगी कि उन चीजों को बेहतर किया जाए जिन चीजों को लेकर कहीं ना कहीं लोगों में मांग है या लोग किसी चीज का विरोध कर रहे हैं तो उसको दूर कर दिया जाए। तो ये एक कोशिश है पीएम मोदी की कि लोगों की राय लेने के बाद जहां पार्टी के प्रत्याशी तय किए जाए, पार्टी की नीतियां तय की जाए, 2022 में पार्टी का मैनिफेस्टो तय किया जाए और कहीं ना कहीं वो चीजें की जाए जिससे 2022 में बेहतर परफॉर्मेंस दी जा सके और ज्यादा से ज्यादा सीटें भारतीय जनता पार्टी की झोली में आए। तो कहीं ना कहीं उस उद्देश्य से पीएम मोदी इस नमो ऐप के जरिए से लोगों की राय जानने की कोशिश उन्होंने की है। ठीक है, ब्रजेश भी हमारे साथ बने हैं। ब्रजेश, अमन, ये देखा जाता है कि जब पार्टियां टिकट आवंटित करती हैं तो उसके बाद विशेष तौर पर जो बड़ी पार्टियां होती हैं, उनके पार्टी दफ्तर में, पार्टी कार्यालय में कई बार बवाल की स्थिति बन जाती है, क्योंकि उस पर्टिकुलर विधानसभा में के लोग उस पर्टिकुलर प्रत्याशी से नाराज होते हैं, लेकिन उस पर्टिकुलर प्रत्याशी को टिकट सिर्फ इसलिए मिल जाता है क्योंकि वो किसी प्रदेश के बड़े नेता का कृपा पात्र होता है, वो डिजर्विंग भी नहीं होता है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्योंकि बहुत ग्रास रूट की राजनीति करते हुए आज इस पद तक पहुंचे हैं, तो इन तमाम चीजों से वाकिफ हैं और अब हर चीज को क्योंकि वो टेक्निक से जोड़ते हैं, तकनीक से जोड़ते हैं, तो ये एक फैक्टर हो सकता है और संभवतः अगर ये कारगर हो गया तो भारतीय जनता पार्टी की लड़ाई आसान हो जाएगी और उन चीजों से, उन परिस्थितियों से बचा भी जा सकता है। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार आने के बाद जो टिकटों का बंटवारा है वो बहुत ही लॉजिकल तरीके से किया जाने लगा। इससे पहले सोशल मीडिया में आपकी रीच कितनी है, आपके फेसबुक में फॉलोअर कितने हैं, आपके ट्विटर में आपके फॉलोअर कितने हैं, आप कितने लोकप्रिय है इलाके में, इनके अलग अलग तरीके से पैमाने होते हैं। और इंटरनल सर्वे के जरिए अमित शाह ने वो स्ट्रेटजी अपनाई थी और उसके जरिए टिकटों को दिया। इसीलिए कई बार सरप्राइज भी किया कि बहुत सारे लोग जो उम्मीद लगा के रखे थे कि उनको टिकट मिलेगा और किसी नए को मिल गया जिसे लोग जानते तक नहीं जो है। तो इस तरीके से वो तमाम स्ट्रेटजी थी। लेकिन अब आप उस कंट्रोवर्सी को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। जब आप पब्लिक फोरम पे आपका अपना पूरा रिव्यू होगा तो आप ये बता सकते, ये देखिए, ये है जनता का फीडबैक, ये है जनता की राय, अब आप समझिए कि आप कितने काबिल हो और आप कहां कितने पानी में हो जो है। ऐसे में सबसे बड़ी बात यह है कि जो पब्लिक में ज्यादा लोकप्रिय होगा, जनहित के मुद्दों को ज्यादा उठाता होगा, ज्यादा सक्रिय होगा,
वो यहाँ पर इस वक्त जो है दावेदारी अपनी उसकी मजबूत होगी। अब इसके जरिए लॉबिंग भी शुरू हो जाएगी। एक बेहद इंटरेस्टिंग चीज कि अब जो तमाम दावेदार हैं वो नमो ऐप के जरिए अपने अपने समर्थकों से उसमें पॉजिटिव फीडिंग कराने की भी कोशिश करेंगे। कम से कम इसी बहाने उनका नाम चर्चा में जाए। तो ऐसे लोग जो सीधे तौर पे किसी नेताओं के संपर्क में नहीं हैं और लेकिन अगर पब्लिक में लोकप्रिय हैं, तो अगर वो अपनी लॉबिंग बेहतर तरीके से कर सके नमो ऐप के जरिए, यानी कि लोगों को अगर जो है फीडबैक जो है उस इलाके से अपना दिलवा सके, तो शायद वो उनकी दावेदारी बन सकती है। तो अब इस तरह से भी एक्टिविटी देखने को मिलेंगी, क्योंकि जो पहल है ये अपने आप में नायाब है और ओपन फोरम में आपका अपना परफॉर्मेंस आंकने का सबसे बेहतर विकल्प है। तो अब इसके आधार पर बीजेपी आगे जाएगी। चलिए ब्रजेश, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन इसके आप मेरे साथ बने रहिएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक नया पहल की है। अब वो उम्मीदवारों के बारे में, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के बारे में, योजनाओं के बारे में सीधे सीधे वो जनता से फीडबैक लेंगे और ये फीडबैक आम जनता यानी आप भी नमो ऐप के जरिए प्रधानमंत्री को दे सकते हैं। बढ़ते हैं आगे। लखनऊ से अगली खबर है, भारतीय जनता पार्टी ने जितेंद्र सिंह बबलू को पार्टी से निकाल दिया है। 4 अगस्त को जितेंद्र सिंह बबलू भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए थे और जिस वक्त जितेंद्र सिंह बबलू भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए थे, उसी वक्त से ये सवाल खड़े हो रहे थे कि आखिरकार ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी कि जितेंद्र सिंह बबलू को पार्टी में शामिल किया गया। जिस वक्त जितेंद्र सिंह बबलू को पार्टी में शामिल किया गया था, उस वक्त स्वतंत्र देव सिंह जो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष थे, वो खुद मौजूद थे। उनसे सवाल भी पूछा गया था कि जिस प्रत्याशी को आज आपने जिस व्यक्ति को, जिस शख्स को आपने पार्टी में ज्वाइन करवाया है, उस शख्स पर आरोप है कि उसने आपके सांसद के घर को जलाया था। वो आरोपी है आपके सांसद के घर को जलाने वाला। लेकिन उस वक्त स्वतंत्र देव सिंह ने सवाल लिया ही नहीं था और उस घटनाक्रम के बाद रीता बहुगुणा जोशी ने आलाकमान से शिकायत की थी। और इस पूरे प्रकरण को अगर देखें, जितेंद्र सिंह बबलू को जिस तरीके से पार्टी से दोबारा, आज 11 तारीख है, तो एक सप्ताह में जो पूरा घटनाक्रम हुआ है, उसके बाद ये माना जा सकता है कि रीता बहुगुणा जोशी की शिकायत सुनी गई है। ये घटना 2009 की है और 11 साल हो गए हैं। सारे तथ्य नहीं लोगों के सामने होते हैं और खुद हमारे अध्यक्ष जी ने भी बात कही कि उनके पास पूर्ण तथ्य नहीं थे और उन्होंने जांच करी। तो जिद तो नहीं थी ना पार्टी की। पार्टी ने देखिए जांच करी, जब उनको लगा कि तथ्य कुछ उनके समक्ष नहीं आए थे, उन्होंने निर्णय लिया। देखिए हमारी पार्टी वास्तव में अलग है, जैसे अंग्रेजी में कहते हैं कि पार्टी विद अ डिफरेंस। तो उन्होंने ये फैसला लिया, न्यायप्रिय फैसला है और पार्टी की जो लोकतांत्रिक मर्यादा है उसको उन्होंने बरकरार रखा है और अपने एक सदस्य के जो उन्होंने आपत्ति करी उसको उन्होंने सम्मान दिया। तो इससे बड़ी तो रीता बहुगुणा जोशी ने विरोध जताया था और विरोध काम कर गया। इस वक्त मेरे साथ एसके वाजपेयी लखनऊ से बने हुए। एसके, ये तर्क गले से नहीं उतरता कि भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को, जो प्रदेश का है, उनको ये पता नहीं होगा कि जितेंद्र सिंह बबलू की पृष्ठभूमि क्या रही है। उसके बाद भी उनको पार्टी में ज्वाइन करवाया गया और एक सप्ताह के अंदर ये पूरी घटनाक्रम हुई है। आखिरकार जरूरत क्या आन पड़ी कि भारतीय जनता पार्टी को जितेंद्र सिंह बबलू के कारण बैकफुट पे आना पड़ा? बिल्कुल, अगर हम देखें तो 2022 को लेकर बीजेपी हर संभव कोशिश कर रही है, हर कील काटा दुरुस्त कर रही है और उन नेताओं को जोड़ने की कोशिश कर रही है जिनका कहीं ना कहीं अपने क्षेत्र में, अपने जिले में अच्छा जनाधार है। अगर हम जितेंद्र सिंह बबलू की बात करें तो वो बीएसपी सुप्रीमो के काफी करीबी रहे हैं, उनके सिपहसालार रहे हैं, बीएसपी सुप्रीमो के निर्देश पर वो लगातार काम करते रहे। पार्टी में एक उनका बड़ा ओहदा रहा है अगर बहुजन समाज पार्टी की हम बात करें, और कहीं ना कहीं अयोध्या की बीकापुर सीट से वो विधायक रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में कहीं ना कहीं बीजेपी कोशिश कर रही है कि अयोध्या की जो सभी सीटें हैं वो भारतीय जनता पार्टी के खाते में आए। तो बीजेपी की ये कोशिश थी कि जो भी ऐसे नेता हैं जिनका अपना बेहतर जनाधार के क्षेत्र में है उनको पार्टी में शामिल किया जाए। इस वजह से भारतीय जनता पार्टी ने जितेंद्र सिंह बबलू को पार्टी की सदस्यता दिलाई थी। जहां तक ये जानने का सवाल है तो निश्चित है कि 2019 में ही उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की 2017 सरकार है। 2019 में ही रीता बहुगुणा जोशी के घर जलाने के मामले में यूपी सरकार ने जो तत्कालीन एसएसपी लखनऊ थे, साथ ही साथ जो एसपी पूर्वी थे, उसके अलावा सीओ समेत 5 अन्य अफसर भी शामिल हैं, उनके खिलाफ मुकदमा चलाने की अनुमति भी दी है। तो अगर ये भारतीय जनता
पार्टी कहती है कि उसको जानकारी नहीं थी, तो ये पूरी तरीके से बेईमानी है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को इस चीज की पूरी जानकारी थी। और जहां तक जितेंद्र सिंह बबलू समेत जो अन्य 6 आरोपी हैं जिन पर लगातार इस आगजनी तोड़फोड़ का मामला चल रहा है, रीता बहुगुणा जोशी का, हालांकि यह मामला जुलाई 2009 का है, जब उत्तर प्रदेश में बीएसपी की सरकार हुआ करती थी। उस समय बीएसपी सुप्रीमो मायावती उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री थी। तो कहीं ना कहीं अब ये पूरा मामला अभी तक चल रहा है, जिसमें जितेंद्र सिंह बबलू आरोपी हैं। और जिस तरीके से इनकी ज्वाइनिंग भारतीय जनता पार्टी में हुई थी, उस दौरान भी पत्रकारों ने स्वतंत्र देव से यह पूछने की कोशिश की थी कि आखिर वो इनको क्यों ज्वाइन कराना, जब उनकी पार्टी के सांसद का ही घर जलाने के आरोपी हैं वो, जिस पर उन्होंने कोई भी जवाब नहीं दिया था। हालांकि पूरे मामले पर जब रीता बहुगुणा जोशी ने आला कमान को पत्र लिखा और साथ ही साथ में यूपी बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह से भी फोन पर विरोध जताया था और कहा था कि इस तरीके की ज्वाइनिंग ऐसे लोगों की नहीं होनी चाहिए जिन पर पार्टी के लोगों के ही घर जलाने और आगजनी करने और तोड़फोड़ करने के आरोप है, तो निश्चित है कि आला कमान ने भारतीय जनता पार्टी ने इस वक्त कदम उठाया है, लेकिन अभी भी कई सारे सवाल खड़े हैं जस के तस कि आखिरकार ऐसी नौबत क्यों आन पड़ी कि भारतीय जनता पार्टी को फिर से बैकफुट पर इस मुद्दे पर आना पड़ा। बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल के लिए आपका एस के वाजपेयी इस बातचीत के लिए। कृषि कानून को लेकर राकेश टिकैत प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। सुबह 11 बजे राकेश टिकैत की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है। राज्य में किसान आंदोलन को लेकर अपनी बात राकेश टिकैत रखेंगे। उत्तराखंड में किसानों की समस्याओं के संबंध में भी राकेश टिकैत अपना पक्ष रखेंगे। किसान नेता राकेश टिकैत आज देहरादून में होंगे और 11 बजे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस राकेश टिकैत को करनी है। 3 कृषि कानूनों के खिलाफ पिछले साल नवंबर से ही दिल्ली के 3 बॉर्डर्स पर भारतीय किसान यूनियन और अलग अलग किसान संगठन धरने पर बैठे हैं, आंदोलनरत हैं। किसान संगठन, किसान यूनियन इन्हें काले कानून के तौर पर देख रही है और इन कानून को वापस लेने की मांग कर रही है। राकेश टिकैत लगातार देश के अलग अलग हिस्सों में जाते हैं और कृषि कानून के बारे में लोगों को बताते हैं और केंद्र सरकार के ऊपर दबाव बनाने की कोशिश करते हैं। तो देहरादून में होंगे आपसे थोड़ी देर के बाद और 11 बजे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी है उनको, जहां पर वो किसानों की समस्याओं को लेकर बात करेंगे। दो 2022 के विधानसभा चुनाव के लिए जहां सभी राजनीतिक दल एड़ी चोटी का जोर लगाए हुए हैं, वहीं बसपा भी इस खेल में अपने आप को आगे दिखाने का भरसक प्रयास कर रही है, मगर उसका यह सपना शायद सपना ही रह जाए, क्योंकि उनके नेता जनता से जिस प्रकार अभद्रता करते हुए पैसे का रौब झाड़ रहे हैं, उससे तो यही लगता है। बाराबंकी में एक ऐसा ही बसपा नेता का वीडियो वायरल हो रहा है जो काम की मांग करने गए युवक से साफ तौर पर कह रहा है कि 5 लाख रुपए देकर बसपा से डीडीसी का टिकट लिया है, जहां वोट नहीं मिला वहां काम नहीं होगा। बाराबंकी के मसौली तृतीय से बसपा के जिला पंचायत सदस्य डॉक्टर उमा शरण वर्मा का यह वीडियो वायरल हो रहा है, जो उनकी और उनकी पार्टी के लिए मुसीबत खड़ी कर सकता है। आपको बता दें कि एक युवक के सामने बीएसपी नेता ने यह सब बातें कही, जिसे युवक ने रिकॉर्ड करके वायरल किया है। और चलिए आपको वो वीडियो दिखाते हैं, सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं बसपा नेता। सर अब अगर आप ये तो कोई बात नहीं, अगर नहीं कराना है तो सर एक आप बताएं, नहीं करा पाएंगे? नहीं, हम नहीं कराएंगे, हम कराते वहीं पे कराएंगे जहां हमको वोट मिली। जहाँ मुझे वोट मिली है वहाँ कराएंगे, जहाँ वोट नहीं मिली वहाँ कराएंगे। ऐसा तो संविधान में नहीं लिखा सर। संविधान हमको पढ़ाने आया है, जानते जितने बड़े चोर हो तुम लोग। नहीं क्या हम तमीज सीख लो सर। मैंने क्या हम चोरी किया है? क्या संविधान में क्या लिखा है? क्या संविधान तू मुझको बताएगा? क्या बताएगा संविधान? चुट्टे कहीं के। इसलिए नहीं हो कि तुमने मुझको वोट नहीं दिया। ये बात तो सही है, इसलिए आपका कोई अधिकार ही नहीं बनता। आपको फोन पे भी मैंने बता दिया था। चलिए सर कोई ये चीटिंग नहीं तो क्या है आप बताइए। आप भी वही रहते हो। नहीं हम वहाँ नहीं। ये यार सब कल एक बात है मगर में सब बिक गए एक तरफ से। हाँ वो हो सकता है। पूरी खाए 500 रुपया, पूरी खाए 500 रुपया, और हम जिंदगी भर पार्टी में काम किए। मैं टिकट लेके पार्टी में पैसा दे करके आता हूँ। पहले हमसे पैसा वहाँ जमा करवा लिया जाता है, मालूम है आपको? 5 लाख अंकल इसी चीज के लिए दिया जाता है कि मिलेंगे।
उनका एक बात है, ये आपका क्षेत्र है ना, तो कोई योजना आए तो आप करना है ये बात। हम वहाँ नहीं करेंगे मसौल में, एक पैसे भी नहीं करेंगे। हम जब तक 5 साल हैं अपने से नहीं करेंगे। तो ये बसपा नेता को आप सुन रहे थे, इनका ये वीडियो है जिसमें ये कह रहे हैं कि 5 लाख रुपए देकर टिकट लिया है मैंने। भोलानाथ इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं। भोलानाथ, वीडियो तो वायरल हो गया, इन नेताजी का कोई बयान आया इस वीडियो पर? देखिए, बिल्कुल बता दें, वीडियो वायरल हुआ है। ये डॉक्टर उमा शरण है जो मसौली तृतीय से जिला पंचायत सदस्य है बीएसपी से, जिसमें साफ तौर से मतलब ये कह रहे हैं कि हम 5 लाख रुपए दे के आए हैं बीएसपी पार्टी में चमारों की वोट के लिए, तब हमको वोट मिला है, और जिन लोगों ने वोट नहीं दिया है उनका हम काम नहीं करेंगे, उनको फटकार लगा के अपने क्लिनिक से भगाते भी नजर आए हैं वीडियो में। तो ये कहीं न कहीं 2022 विधानसभा चुनाव से पहले बीएसपी पे जिस तरीके से पहले से भी आरोप लगते चले आए हैं कि पैसा लेकर बीएसपी पार्टी टिकट देती है, तो ये कहीं न कहीं बीएसपी नेता। चलिए भोलानाथ, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और आपको सीधे ले चलते इस वक्त लखनऊ में अपने सरकारी आवास में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जनता दरबार के जरिए जनता से रूबरू हुए हैं, उनकी समस्याओं को सुन रहे हैं। और ये तस्वीर है लखनऊ के 5 कालिदास मार्ग मुख्यमंत्री आवास की, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जनता दरबार के जरिए लोगों की समस्याओं को सुन रहे हैं। और ये टीम 9 की बैठक इस वक्त मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं। टीम 9 के साथ लगातार कोरोना के हालात को लेकर, कोरोना की स्थिति को लेकर योगी आदित्यनाथ टीम 9 के साथ चर्चा करते हैं। टीम 9 की तरफ से जो भी उनको सजेशंस दिए जाते हैं या फिर मुख्यमंत्री के जहन में जो भी बातें आती हैं उनको डिस्कस किया जाता है, फिर उसको ग्राउंड पर इंप्लीमेंट करने की कोशिश होती है।